हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार मेंस के लिए एक नए मॉडल आंसर पर वर्क करेंगे। ये मॉडल आंसर किससे रिलेटेड है? टॉपिक आप लोग को दिख ही रहा होगा, बिहार में गरीबी, है ना। तो ये आ जाता है, बहुत बार आता है कि बिहार में गरीबी की स्थिति बताइए, क्या है क्या नहीं है, इसके रीजन क्या हैं और कैसे दूर करें, दूर करने के उपाय भी पूछ लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि बिहार में गरीबी की स्थिति क्या है। तो पहले तो एक इसकी परिभाषा होनी चाहिए। तो वैसे तो सबको पता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जब कोई व्यक्ति असमर्थ हो, तो जो कन्वेंशनल है वो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं मॉडल आंसर डाले हुए हैं कि नेहरू जी ने ये बोला था, वर्ल्ड बैंक ने गरीबी की अवधारणा दी, बहुत सारी समितियां हैं, उन पे कभी और चर्चा कर लेंगे। इस बार क्या है कि आंसर को मजबूत कैसे करना है, क्या तथ्य दे सकते हो आप, इकोनॉमिकल तथ्य, उस पर मैंने ये मॉडल आंसर तैयार किया। नहीं तो मैं सारी समिति, लाकड़ा वाला समिति, ये सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, श्रीनिवासन समिति, रंगराजन समिति, इन पर चर्चा कर सकते थे। लेकिन ये जो आंसर है मैंने नए तरीके से बनाया, तो आप लोग इसको देख लीजिए और ये आपका बेस्ट होगा क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। तो अमर सेन ने बोला है कि क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है, कि किसी भी व्यक्ति में अगर वो क्षमताएं हैं लेकिन उन क्षमताओं की वो क्या कर रहा है, अपने पूर्ति नहीं कर पा रहा, क्षमताओं का विकास नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, उसका अभाव ही गरीबी कहलाता है। गरीबी के कारण देख लीजिए, बस यहाँ से सारे इतने तथ्य दे दूंगा कि आप कोई भी इकोनॉमिक्स, बिहार में प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी आपका आए, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की, इन तथ्यों से आपको सारे आंसर बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या दबाव है बिहार में, और 1 बाई 1 लाइन में दिए हैं, इसको आप 4 लाइन में भी विस्तृत कर सकते हो, लिख सकते हो कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार ऐसा है वैसा है ये वो। तो देश में सर्वाधिक जनसंख्या का दबाव कहाँ है? बिहार में, क्योंकि यहाँ पे घनत्व क्या है, 1106 वर्ग किलोमीटर है ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि इंडिया में कितना है एवरेज, 382। निम्न प्रति व्यक्ति आय है लोगों की, देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी पहुंच गई है, 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है ना देश की प्रति व्यक्ति आय। और बिहार की कितनी है, अगर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी। जीडीपी में जब नेट लगा देते, मूल्यह्रास घटा देते इसमें, तो क्या हो जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद वो भी स्थिर कीमत पे, एक होता है चालू कीमत पे जो बाजार कीमत है, एक होता है आधार वर्ष, जैसे 2011 और 12 आधार वर्ष है, इस पे नापते हैं। तो जो महंगाई बढ़ गई उसको इसमें से हटा देते हैं। तो प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पे 2021 और 22 में कितना था, 31,017। जिसको भी जीडीपी जीएनपी समझना है वो एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए देखिए, तो आपको पता आ जाएगा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी कैसे होता है, शुद्ध घरेलू कैसे निकालते हैं, सकल कैसे, राष्ट्रीय कैसे, वो सारी डिटेल वहाँ पे है। अब देखते हैं, देश भर में सर्वाधिक निर्भरता अनुपात है बिहार में, कितना, 62% निर्भरता अनुपात है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 38% लोग वर्क कर रहे हैं, 62% लोग निर्भर हैं। और राष्ट्रीय निर्भरता अनुपात कितना है, 46.4, काफ़ी अंतर है। अगला देख लेते हैं, देश में न्यूनतम महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर है। श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या होती है, वो लोग जो 15 वर्ष से ऊपर है, 15 से 64 कर दिया, कहीं कहीं 18 से 59 या 60 कर देते हैं, लेकिन इंडिया में मापा जाता है 15 to 64 तक। तो श्रम शक्ति सहभागिता दर में क्या, 1564 वर्ष, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। ये जो कार्यशील समूह है, कार्य हेतु योग्य है लेकिन फिर भी ये कार्य के लिए उपलब्ध ना रहे, तो उसको क्या बोल देते हैं, सहभागिता दर। तो सहभागिता दर सिर्फ 9.7% है, इतने लोग उपलब्ध हैं, बाकी लोग उपलब्ध नहीं है महिलाओं में। और राष्ट्रीय कितना है, 32.3। अगला आ जाते हैं, देश में न्यूनतम समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर, समग्र मतलब महिला प्लस पुरुष मिला के समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार में कितनी है, 42.5, और राष्ट्रीय कितनी है, 56.9, ये ध्यान रखना। अत्यधिक बेरोजगारी दर, बिहार में बेरोजगारी दर पूरे देश में, देश के राष्ट्रीय से तो काफ़ी ज़्यादा है, 5.7 है, और राष्ट्रीय कितनी है, 5.2। कृषि का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है जितना विकास होना चाहिए, क्योंकि बिहार का एग्रीकल्चरल स्टेट है, एग्रीकल्चरल स्टेट। 87 पॉइंट
3% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण इलाकों में निवास करती, तो यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर ही उनका मेन वो है, आजीविका का साधन। औद्योगिक पिछड़ापन है 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या है, सीमित संसाधन। ये जो पॉइंट है ना बहुत शॉर्ट में लिखे हैं कि आपको एक साथ मिल जाएं, आप एक एक पॉइंट पे 4-4 लाइन बना सकते हो। सीमित संसाधन है, क्यों सीमित संसाधन हुए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया, तो जो भी खनिज संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, वो सारे क्या हो गए, झारखंड में चले गए। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं, जबकि कुल आबादी का 88.7% गाँव में निवास करता है। तो कुल आबादी का कितना, 88.7% गाँव में निवास कर रहा है, और इन्हीं क्षेत्रों का क्या है, अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था तो तीव्र गति से बढ़ी, लेकिन जिन सेक्टर्स में बढ़ी वो सेक्टर्स कहाँ स्थित थे, वो शहरों में स्थित थे। तो वृद्धि का अधिकांश हिस्सा कहाँ, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से आया। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है, परिवहन, संचार, जो भी चीज़ कर रहे हो, शिक्षा आप दे रहे हो, ये सेवा क्षेत्र है ना। तो सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में विकास हुआ, और इन क्षेत्र ये कहाँ हैं, ये क्षेत्र शहरों में थे। कौशल विकास का अभाव है, लोगों के पास स्किल ही नहीं है, तो उद्योग में उनको रखें क्या, तो क्या लेबर का काम कर सकते हैं, तो कौशल विकास का अभाव है। देश का विदेश में कुशल और अकुशल, देश और विदेश में जो बिहार के कुशल श्रमिक हैं और अकुशल श्रमिक हैं, वो अत्यधिक मात्रा में बिहार से ही गए हैं, इनका प्रवास हो जाता है। तो जो भी स्किल्ड आदमी है वो बिहार में रहता ही नहीं है, तो काम कौन करेगा, तो उनका प्रवास हो जाता है देश या विदेश में। नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन नहीं, ये पॉइंट तो आपका हर जगह चलेगा जहाँ पे भी इकोनॉमिक पिछड़ापन की बात होगी, आर्थिक पिछड़ेपन की, कि नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी उसका सही समय पे क्रियान्वयन नहीं हुआ। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं और इनकी बारंबारता, ये बार बार आती हैं, तो ये भी एक रीजन है। और आखिरी क्या है आपका, विकास उन्मुख राजनीति की बजाय जाति आधारित राजनीति। तो बिहार में क्या चल रहा है, अभी भी इस टाइम जातिगत जनगणना चल रही है, जातिगत जनगणना। ये किस लिए चल रहा है, लामबंद करने के लिए, कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि विभिन्न जातियां हमारे पक्ष में लामबंद हों, उनकी सही संख्या का हमें पता चले। तो जाति आधारित राजनीति चल रही है, जबकि राजनीति चलनी चाहिए विकास उन्मुख राजनीति। अब गरीबी दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, क्योंकि इसमें मैंने क्या समितियां नहीं डाली, बहुत ज़्यादा डिटेल में परिभाषा में नहीं घुसा, इसलिए क्योंकि जब आपके पास नए पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो, तो फिर वो पुराना कन्वेंशनल आंसर तो सब लिखते हैं। तो गरीबी दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या, सरकार क्या कर रही, प्रतिवर्ष बजट के आकार में वृद्धि कर रही है। 2022-23 में बजट कितना था, 2,37,691 करोड़, ये एकदम करंट का फैक्ट है, और टॉप 6 में आता है। जो बिहार का बजट था वो देश के टॉप 6 में आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना, 16,134 करोड़ का व्यय किया। शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक 39,191 करोड़ का व्यय किया गवर्नमेंट ने शिक्षा क्षेत्र में, मतलब 20% के आसपास। आधारभूत संरचना पे भी 29,649 करोड़, ये तथ्य आपको डालने पड़ेंगे। और लेटेस्ट है तो 68 BPSC में आपको सिर्फ बजट से ये वाली चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, बाकी एक आइडिया तो लग ही जाएगा। फिर गवर्नमेंट क्या की, एक 7 निश्चय चल रहा था पहले, अब इसका पार्ट 2 लेके आई है गवर्नमेंट, 7 निश्चय पार्ट 2। उसमें क्या था, 5,000 रुपये बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरा करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब 7 निश्चय क्या थे, पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता छठवां है, और सबके लिए अतिरिक्त सुविधा। ये 7 निश्चय हैं। इन सारे निश्चयों के लिए ना अलग अलग क्या है ना योजनाएं चल रही हैं। जैसे युवा शक्ति के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, महिला के लिए आरक्षण दिया गया है ना, हर नौकरी में 33% या 35% तक आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। बिहार में पुलिस में इसी आरक्षण की वजह से 25% से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक हैं। हर खेत सिंचाई के पानी के लिए अलग से योजनाएं चल रही हैं, हर घर नल से जल योजना चल रही है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छता के लिए लोहिया एक योजना चल रही है, लोहिया स्वच्छ गांव योजना। तो इस प्रकार से हर एक निश्चय के अंदर आप 3 से 4 योजनाएँ डाल सकते हो, उसको 7 निश्चय को भी बहुत ज़्यादा व्यापक आंसर बना सकते हो। इस पर भी एक मॉडल आंसर केवल और केवल 7 निश्चय पर मिल जाएगा आप लोग को। तो ये मॉडल आंसर यहाँ कंप्लीट होता है।
जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको GS1 और GS2 के सारे मॉडल आंसर प्रोवाइड करा देंगे। जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आ सकते हैं, आगे आएंगे, प्लस करंट के भी, तो आपका ना 80 to 90% मेंस यहीं से कंप्लीट करा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।